Chalo, welcome back after the break. Now we are starting with the last unit of your Indian Contract Act, that is agency. ठीक है, चलो take a fresh page, give the heading unit number 9 agency. Unit number 9 agency. इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले पता है? सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एजेंट्स. अच्छा, एजेंट्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है और उनकी क्या क्या अथॉरिटी होती है. फिर रेटिफिकेशन, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड राइट ऑफ एजेंट्स. एंड लास्ट क्या बोला है? इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन. सी देखने जाए तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. इट्स जस्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू कवर इन दिस यूनिट. ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग दे दिया तुम लोगों ने, यूनिट 9 एजेंसी. नेक्स्ट लाइन पे लिखो व्हाट इज एजेंसी. नेक्स्ट लाइन पे लिखो व्हाट इज एजेंसी. अच्छा, तुमको पता है यहां पर ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना कोई एजेंट का या एजेंसी का डेफिनेशन नहीं बताता है. उसने क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और एजेंट का मतलब क्या होता है ना, वो हमें डिफाइन करके दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो डज नॉट डिफाइन एजेंसी but defines agent and principal. Does not define agency. अब does not define agency मतलब क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट does not define agency. ठीक है, but defines agent and principal. But defines agent and principal. अब सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना. 2 मिनट कुछ लिखो मत, सिर्फ इधर देखो. एजेंट का मतलब कौन होता है? ऐसा कोई भी बनता जिसको काम दिया है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा. क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा विद थर्ड पर्सन. रिप्रेजेंट करेगा विद थर्ड पर्सन. बराबर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साबुन की फैक्ट्री है. ठीक है, हमारा साबुन का बिजनेस है फ्लोरिया करके. अब हर्ष कौन है? उसका एजेंट. मतलब क्या? फैक्ट्री से पहले हम सामान हर्ष की तरफ भिजवाते हैं. ठीक है, और हर्ष क्या करता है? उसको बेचता है. अच्छा, जरूरी नहीं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकता है, बट हर्ष स्पेसिफिकली क्या करता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के पास से ऑर्डर लेकर आता है. तो क्या बन गया? प्योर एजेंट बन गया. क्या बन गया? अब हर्ष सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचेगा, तो हमारा वो सोल सेलिंग एजेंट होता है. क्या बोलते हैं उसको? सोल सेलिंग एजेंट. ठीक है, मतलब वो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए काम करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? प्रिंसिपल मतलब क्या? कि जिसको रिप्रेजेंट किया या जिसके लिए काम किया वो क्या बन गया? प्रिंसिपल. जैसे मेरे और हर्ष के केस में हर्ष बनता है एजेंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे या मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को, एंड हम कौन बन गए? प्रिंसिपल. इज दिस क्लियर? तो एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, whereas principal means a person for whom such act is done or who is so रिप्रेजेंटेड. समझ में आया तुम लोग को? अब यहां पर अपन टेस्ट ऑफ एजेंसी देखने वाले हैं. जैसे अपन ने पता है पार्टनरशिप एक्ट में देखा था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वैसे टेस्ट ऑफ एजेंसी में हम 2 क्वेश्चंस पूछते हैं. सबसे पहला क्या पूछा है? वेदर द पर्सन हैज कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी. ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, मतलब जैसे हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने मुझे रिप्रेजेंट किया और उसने सोहम के पास से ऑर्डर ले लिया. अब सोहम ने उसको पैसे भी दे दिए, सपोज 25,000 पैसे दे दिए. मुझे एक बात बताओ, बिकॉज हर्ष मेरा एजेंट है तो अभी मुझे सोहम को माल भिजवाना ही पड़ेगा. अरे यस और नो? सो क्या बोला? वेदर द पर्सन, पर्सन मतलब यहाँ पर कौन? एजेंट. पर्सन मतलब कौन यहाँ पर? एजेंट. हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है? वेदर ही कैन एस्टैब्लिश प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज. मतलब क्या वो प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, सॉरी, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? अगर इसके दोनों के जवाब यस है तो मतलब ये इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एजेंसी बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस रूल ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम की फैसिट पेर एलियम फैसिट पेर से. मतलब क्या? ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. मतलब जब मेरे बिहाफ पे हर्ष सोहम के पास से ऑर्डर ले रहा है तो क्या हर्ष का खुद का कोई बिजनेस है? क्या हर्ष के खुद के कोई प्रोडक्ट्स है? नहीं, वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है. मतलब अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे बदले कौन कर रहा है? हर्ष. तो हर्ष इज एक्चुअली स्टेपिंग इन माई शूज एंड ही इज एक्टिंग विद द थर्ड पार्टी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका क्या है? ई फैसिट पेर एलम फैसिट पेर से. ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम है. समझ में आया तुम लोग को?
अंडरस्टूड? चलो अब देखो, अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक किसको एजेंट बना सकते हैं? किसको एजेंट बना सकते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। क्या बोला है सबसे पहले? अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो हु मे बी एम्प्लॉयड एज एन एजेंट। सो अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एजेंट मस्ट बी, पहली बात तो मेजर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। समझ में आया? अच्छा, बट यहां पर क्या बोलता है पता है? Even a minor or a person of unsound mind may become an agent and the principal shall be bound by his। सपोज अगर ऐसा होता है हम किसी माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड को भी एजेंट बनाते, तो इन दैट केस ऑल्सो द प्रिंसिपल इज बाउंडेड बाय द एक्ट्स। बट एज अ रूल ऑफ कॉशन, a minor or a person of unsound mind shall not be appointed as an agent because he is incompetent to contract। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? सी, तुम ऐसे बोलोगे सर एजेंट ही है ना, वो थोड़ी ना ओनर है। अरे बट मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली क्या एक एजेंट, मतलब सॉरी नॉट एन एजेंट, क्या एक माइनर या क्या एक अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो एजेंट बन सकता है। सी, सिर्फ एजेंट बनना बात अलग है, बट क्या वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर, वही तो बोला ना मैंने। इधर क्या बोला है? एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, मतलब क्या? इवन अ माइनर और अनसाउंड माइंड। बट यहां पर क्या बोला है? शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल देखो, P appoints Q a minor to sell his car for not less than 2.5 lakhs। मतलब ये Q माइनर है, वो एजेंट बन सकता है, बट क्या वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं। Q सेल्स इट फॉर 2 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, P जो है P, वो बायर कैसे बोल सकता है नहीं नहीं इसने गलती से आपको 2.5 लाख के बदले 2 लाख बोला, चलेगा क्या? नहीं। अब P इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अ माइनर। सो देखो, P विल बी हेल्ड बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन एंड फर्दर शैल हैव नो राइट अगेंस्ट क्यू फॉर क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन। क्या वो माइनर के पास से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है? नहीं। अपन ने देखा था माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, बराबर के नहीं? सिंस क्यू इज अ माइनर एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। समझ में आया? देखो ना, एक एग्जांपल लेते हैं। पी ने क्या किया? क्यू को एजेंट बनाया, क्यू इज अ माइनर। अब क्यू ने क्या किया? पी ने बोला था क्यू को कि 2.5 लाख में गाड़ी बेचना। क्यू ने आर को कितने में बेच दी? 2 लाख में। अब कहने से पी को कंपलसरी आर को देना पड़ेगा, यस और नो? तो कहना से क्यू के एक्ट्स की वजह से पी इज लायबल, बट क्या पी क्यू के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। तुम लोगों को समझ में आया क्या? पक्का? अंडरस्टूड? वेरी गुड। सो एज पर सेक्शन 183, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent, thus minor or person of unsound minded cannot be appointed as an agent। तुमको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये हेडिंग दे देना, पर्सन क्वालिफाइड, ये जो है ना चार्ट, इसको बना देना। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे नॉर्मली तो अपन ने देखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या यहां पर कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत है? एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। सो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो उसने क्या किया? मेरा नाम यूज करके वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, या तो उसने क्या कर दिया? फ्लोरिया नेचुरल्स का उधर बोर्ड लगा दिया, मतलब ही हैज एक्सेप्टेड टू बी एन एजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फार सो गुड? ओके, चलो एक काम करो, हेडिंग दे दो व्हाट इज एजेंसी। जितना जितना हाईलाइट किया बस उतना ही लिखना है। अच्छा, तुम लोग ने लिखा होगा ना व्हाट इज एजेंसी। अभी डेफिनेशन लिख दो। एजेंट मींस, प्रिंसिपल मींस, टेस्ट ऑफ एजेंसी, और ये जो मैंने लैटिन हाईलाइट किया उसको लिखो।
तुम लोग ने वो डिस्टिंग्विश के लिए पेज छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा ना तुमने? सब्जेक्ट ऐसे किधर पहुंच जाते? 29 साल जाता है। मुझे आगे का देखना है। दूसरा भी रख। चलो ये हो गया। स्क्रॉल करो। हेडिंग क्या दोगे? अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। हेडिंग दे दो अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। उसमें पहले ये वाला लिख दो, ये जो चार्ट है इसको लिखो, और उसके बाद कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी।
Now let us go to the next part, that is creation of agency. मुझे एक बात बताओ, एजेंसी कैसे क्रिएट होगी? द मोमेंट मैंने हर्ष को राइट्स दे दिया कि आज से मेरे बिहाफ पे तू कस्टमर्स के पास से ऑर्डर लेकर आएगा, मतलब कहने से हम लोग के बीच में एक एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब मैं प्रिंसिपल और वो एजेंट. सो देखो, रिलेशन ऑफ एजेंसी अराइजेस व्हेनेवर one person called the agent has authority to act on behalf of another called the principal and consents to act, मतलब दोनों की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है. सो इसी को क्या बोलते हैं? एजेंसी बोलते हैं. अब एजेंसी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता कैसे कैसे बन सकता है? या तो क्लियरली क्या करो, अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज गिवन बाय वर्ड्स और स्पोकन, और मतलब वर्ड स्पोकन और रिटन. फिर दूसरा क्या होता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या? देखो ध्यान से. यस, इट इज बाय कंडक्ट. इज दिस क्लियर? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. ए ओन्स अ शॉप इन सेलमपुर, लिविंग हिमसेल्फ इन कोलकाता एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली. द शॉप इज मैनेज्ड बाय बी and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of shop and of paying for them out of A's funds with A's knowledge. with A's knowledge है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कहने से B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of shop. मतलब भले उन लोग के बीच में कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं था, बट हर बार क्या होता है, ए के बिहाफ पे बी ऑर्डर देता है सी को, और सी के पास से सामान मंगवा लेता है और उसको पेमेंट भी कर देता है. तो ये तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट कर सकता है. समझ में आया क्या? तो देखो, दो टाइप की एक्सप्लिसिटली अथॉरिटी होती है. मतलब क्या? या तो लोग क्लियरली अग्रीमेंट कर दे. जैसे देखो यहाँ पर ए इज रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड हैज अ हाउस इन कोलकाता. ए ऑथराइजेज बी अंडर पावर ऑफ एटर्निटी to act as a caretaker of his house. तो कहने से एजेंसी इज क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट. जैसे देखो, मेरा भी जो लोनावला में बंगलो है, वहां पर हम क्या हर रोज नहीं जाते ना, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हो, बंगलो भाड़े पे देते हैं. तो वहां पर हम लोग ने केयर टेकर रखा है. वो केयर टेकर हमारा एजेंट रहेगा, उधर से पूरा ध्यान वही रखेगा, ठीक है. और जिन जिन लोगों को मतलब भाड़े पे देना है, तो उनको भाड़े पे भी वही देगा. मतलब 1 दिन 2 दिन का लेते हैं ना ये लोग रेंट पे, बराबर, विलास वगैरह सब. तो वो केयर टेकर इज एक्टिंग एज एन एजेंट. अभी हम थोड़ी जाएंगे हर बार उधर खड़े रहेंगे क्या लोनावला में, चलो आओ गेस्ट वेलकम. ये क्या होटल थोड़ी है? इनफैक्ट होटल में भी एजेंसी जैसा ही होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? होटल तो फिर भी बड़ा होता है, बिजनेस होता है, बट अदरवाइज जो ऐसे छोटे छोटे विलास होते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं? केयर टेकर रखते हैं. ओके, फार्म हाउस एवरीवेयर. अब इम्प्लाइड एजेंसी अपन ने देखा, दो टाइप की एजेंसी होती है. सबसे पहले कौन सी होती है? एक्सप्रेस अथॉरिटी. एंड दूसरा कौन सा है? इम्प्लाइड अथॉरिटी. इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. सबसे पहले तुम लोग ने देखा है ना पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल. वैसे एजेंसी बाय एस्टॉपल भी होता है, मतलब वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट विलफुली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू बिलीव दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट. मतलब मैं बोलता हूँ हर्ष मेरा एजेंट है, हर्ष मेरा एजेंट है, तो सोहम को वही लगेगा कि ये एजेंट है. तो ही इज सब्सिक्वेंटली प्रिवेंटेड और स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट ऑफ एजेंसी. अब हर्ष अगर बोलने को भी ट्राई करता है तो भी मैं बोलता नहीं नहीं तू चुप बैठ, तू बोल मत. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय एस्टॉपल. अब ये एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है. अगर ये 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तब वो क्या माना जाएगा? एजेंसी बाय एस्टॉपल. सबसे पहला कंडीशन क्या है? मुझे एक बात बताओ, वो एजेंट खुद रिप्रेजेंटेशन देगा या प्रिंसिपल को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए? देखो क्या बोला है, एजेंसी बाय एस्टॉपल. एस्टॉपल में हम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते. यस और नो? सो द प्रिंसिपल मस्ट हैव बीन मेड अ रिप्रेजेंटेशन. मैंने बोला था सोहम को कि हर्ष मेरा एजेंट है. जब हर्ष रेडी था बोलने को नहीं नहीं मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, तब मैंने उसको रोक दिया. I have stopped him from saying that he is not an agent and hence he becomes an agent by estoppel. दूसरा, जो भी मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या तो वो एक्सप्रेस होगा या तो कैसा होगा? इम्प्लाइड होगा. तो देखो सबसे पहले 2 कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा.
तीसरा क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द एजेंट हैज एन अथॉरिटी टू डू अ सर्टन एक्ट ऑल्दो रियली ही हैज नो अथॉरिटी। मतलब क्या उसके पास अथॉरिटी थी नहीं, फिर भी मैंने उसको क्या बना दिया, एजेंट बना दिया। मैंने बोला ठीक है अथॉरिटी, मतलब सोहम को मैंने क्या बोला कि आप इसको पेमेंट दे देना, ये मेरा ही एजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस द थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन। अब सोहम को लगा कि नहीं हर्ष अगर इनका एजेंट है तो चलेगा, ठीक है, मतलब मैं इनके पास से प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ। एंड थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव दैट द प्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। बराबर, इज दिस क्लियर? मतलब सपोज अगर हर्ष एजेंट ना होता तो शायद सोहम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ना करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। पहले तो रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? प्रिंसिपल देगा। कैसे देगा? या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली देगा। रिप्रेजेंटेशन में वो क्या बताएगा, द एजेंट, ठीक है, एजेंट ये काम कर सकता है, हावेवर इन रियली क्या उसके पास वो अथॉरिटी है? नहीं। साथ ही साथ उसने क्या किया, थर्ड पर्सन को इंड्यूस किया। इंड्यूस मतलब क्या कि उसको ऐसे गलत फहमी में फंसा दिया है। एंड साथ ही साथ क्या बोला है, द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव, मतलब थर्ड पर्सन ने ये भरोसा करके ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हर्ष मेरा एजेंट है। आर यू गाइज गेटिंग दिस? एग्जाम्पल देखो, ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल, ठीक है, ए ने कंसाइनमेंट किसको दिया? बी को, एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल बिलो फिक्स्ड प्राइस। अब C being ignorant about B's instruction enters into a contract with B to buy the goods at a lower price than the reserved price। अब यहाँ पर इसने क्लियरली बोला है ना ये प्राइस से कम में मत बेचना। सो कहने से नाउ A is bound by the contract, क्योंकि कस्टमर के लिए तो B एजेंट है ना, C is the customer, right? तो कहना से principal is liable for the acts of agent. Okay, so A cannot read that he had given instruction to B to not to sell the goods below certain price. The agency by estoppel is consequently deemed between A and, are you guys getting this? Is this clear? नेक्स्ट है एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए ध्यान से सुनना, कभी कभी कोई अर्जेंट सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी केसेस में हम लोग किसी को एजेंट बना देते हैं या किसी को अथॉरिटी दे देते हैं। जैसे देखो, राजा हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज द केयर टेकर। तो इज द केयर टेकर श्याम। व्हेन राजा इज इन कैनेडा देयर इज अ ह्यूज फायर ऑन द फार्म, ठीक है, पूरा खेत जल गया। श्याम बिकम्स एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर राजा सो एज टू सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हु इज द प्रिंसिपल? राजा इज द प्रिंसिपल। अब who will be liable for any expenses caused to the agent? Obviously, who will be liable? Principal। मतलब राजा will be, अरे प्रिंसिपल मैं हूँ, बिजनेस मेरा हो रहा है, वो उसको तो मैं कमीशन देने वाला हूँ, तो वो अपने जेब से थोड़ी खर्चा करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो श्याम incur to put out the fire and save the farm from destruction during Raja's absence from the country. Are you getting my point? इसको क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय नेसेसिटी। मतलब एन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइज ड्यू टू सम इमरजेंट सर्कमस्टेंसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में हम उस बंदे को कोई भी अथॉरिटी नहीं देते हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? मतलब when law treats one person as an agent of another। एग्जाम्पल देखो ना, अपन ने पार्टनरशिप में देखा है that partner is an agent of the principal as well as of another partner। is this clear everyone? partner is an agent of the firm, partnership firm, ठीक है, not principal। मैंने गलती से principal बोला ना, हाँ, partner is an agent of the partnership firm। तो ये कहाँ पर है? it is by operation of law। फिर क्या बोला? राइट्स ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है तो इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन इधर चलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैटिफाई करना मतलब क्या होता है? अप्रूव करना। रेटिफाई मतलब क्या? अप्रूव। रैटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल। अब देखो, एक्स हु इज वाइज एजेंट हैज ऑन 10th January, हु इज द एजेंट? एक्स। एजेंट कौन है? एक्स है। 10 जनवरी को उसने क्या किया? वाई के बिहाफ पे गुड्स खरीदे जेड से विदाउट वाइज परमिशन। किसने खरीदे? एक्स ने। आफ्टर परचेज ऑन 20th January, वाई टेल्स एक्स दैट ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेज ऑल्दो एट दैट टाइम ऑफ परचेज द एजेंट हैड नो अथॉरिटी टू बाय ऑन। सो कहने से वाई सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ 10th January अमाउंट्स टू अ रैटिफिकेशन of X purchase of goods on 10th Jan।
बराबर के नहीं। अरे 20 जनवरी को तू उस एजेंट को अलाउ कर रहा है कि तू क्रेडिट पे सामान खरीद, तो भाई पुराना भी तो अलाउ होगा ही ना। तुमने अगर तुम्हारे, मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे कानून में चेंजेस आते हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से। जैसे सपोज मैं 20 साल में रूल चेंज करता हूँ, ठीक है, कि क्या रूल चेंज करूँ मैं, कोई भी एक सपोज रूल चेंज, या तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बैंक ने क्या किया, एफडी पे पहले इंटरेस्ट था 6%, अब उसने कर दिया 7.5%। और वो बोलता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या, साल के फर्स्ट 6 मंथ्स अगर 6% था और बाद में उसने 7% कर दिया नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो ये जो है ना 6% रेट कहीं पर भी नहीं लगेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब डे 1 से कौन सा रेट लगेगा, 7.5% लगेगा। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। समझ में आया, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पास्ट में जाके। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कहना से ये क्या करेगा, अगर 20 जनवरी को अलाउ कर रहा है क्रेडिट पे, फिर 10 जनवरी वाला भी तो अलाउ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए वो पुराने एग्रीमेंट को रेटिफाई कर देगा। रेटिफाई मतलब क्या, अप्रूव करना। रेटिफाई मतलब क्या, अप्रूव करना। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो यहाँ पर क्या बोला है देखो, वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts। या तो क्या कर देगा, उसको रेटिफाई करेगा मतलब अप्रूव करेगा, डिसोन मतलब क्या, नहीं नहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। इफ ही रेटिफाइज देन द इफेक्ट विल फॉलो एज दे हैव बीन परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी। समझ में आया? अगर वो रेटिफाई करता है तभी वो प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हर्ष को क्रेडिट सेल का अथॉरिटी नहीं दिया, मतलब क्या, हर्ष जाता है हर जगह साबुन बेचता है और पैसा तुरंत लेके आ जाता है। अब सपोज अगर उसने कभी अलाउ मतलब उसने कभी क्रेडिट पे बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने कायनात को क्रेडिट पे साबुन बेच दिया, कितने 10 साबुन। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने उसको अथॉरिटी दी है? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको रेटिफाई करूँ या डिसोन करूँ। अगर मैं डिसोन करता हूँ तो क्या होगा, हर्ष को अपनी जेब से मुझे पैसा देना पड़ेगा। और अगर मैं रेटिफाई करता हूँ मतलब वो आगे भी क्या कर सकता है, क्रेडिट पे सामान बेच सकता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल। रेटिफिकेशन मतलब क्या, अप्रूवल। चलो हेडिंग दे दो, कहाँ से लिखना बाकी है, इम्प्लाइड एजेंसी इंक्लूड्स। अच्छा ऊपर से बाकी है, हाँ सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्रिएशन ऑफ एजेंसी से बाकी है।
ये हो गया। इम्प्लाइड में सिर्फ इतना लिखो, कंडक्ट ऑफ पार्टिकल्स।
हो गया ये. Done with this. Now write down. Examples मत लिखना. कल मोस्टली अपना ये खत्म हो जाएगा एजेंसी भी, एंड देन वी स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट. हो गया. डन. अब देखो अपन ने देखा कि एजेंसी कैसे कैसे होती है. सबसे पहले अपन ने देखा इम्प्लाइड, एक होती है एक्सप्रेस एजेंसी और एक होती है इम्प्लाइड एजेंसी. इम्प्लाइड एजेंसी में और कितने टाइप्स है? सबसे पहले एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय नेसेसिटी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड इसको क्या बोलते हैं? रैटिफिकेशन बोल देते हैं. सिंपल. ठीक है. चौथा पॉइंट क्या है? रैटिफिकेशन. अब जब भी हम रैटिफाई करते हैं तो वैलिड रैटिफिकेशन के कुछ एसेंशियल्स है. मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम जो चीज रेटिफाई कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, तो तुम्हारा अप्रूवल वैलिड कब कब होगा, कैसे कैसे होगा? सबसे पहले बोला है रैटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. मतलब क्या?
Ratification may be expressed or implied in the conduct of person on whose behalf the acts are done. जैसे देखो, A without the authority buys goods for B. किसके लिए? B के लिए उसने goods खरीदे. Afterwards B sells them to C on his account. अरे मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ष ने मेरी परमिशन लिए बिना या बिना अथॉरिटी के उसने मेरे लिए कोई गुड्स ले लिए, ठीक है, और वो गुड्स मैंने आगे कायनात को बेच दिया, तो मतलब मैंने अप्रूव कर लिया ना कि उसने जो भी परचेज किया. Yes or no, guys? So B's conduct implies a ratification of the purchase made by A. Are you getting my point? अच्छा, सपोज मैं वो गुड्स रिटर्न कर देता तो क्या मैंने वो रेटिफाई किया है? रेटिफाई मतलब क्या? अप्रूव. रेटिफाई मतलब क्या? दूसरा, नॉलेज रेक्विजिट फॉर अ वैलिड रेटिफिकेशन मतलब नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स आर ऑफ केस इज मटीरियली डिफेक्टिव. मटीरियली डिफेक्टिव मतलब क्या? देखना, A has an authority from P to buy certain goods at the market rate. कौन सी रेट पे? He buys at a higher rate but P accepts the purchase. मतलब उसने हायर रेट पे खरीद लिया और P ने क्या कर दिया? उसको परचेज भी कर लिया. Afterwards P comes to know that the goods purchased by A for P belong to A himself. Okay? मतलब खुद के ही गुड्स थे. The ratification is not binding on P. Why? Because he did not have the knowledge. Is this clear everyone? Next, मतलब नॉलेज होना चाहिए. तीसरा क्या बोला है? होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड. एक पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा. सो देयर कैन बी रेटिफिकेशन ऑफ द एक्ट इन एंटायरली और इट्स रिजेक्शन इन एंटायरली. या तो तुम पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो. आधा एक्सेप्ट आधा रिजेक्ट नहीं चलता. The principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest. Ratification cannot injure the third person. मुझे एक बात बताना, अगर दो पर्सन के बीच में कोई भी रेटिफिकेशन हो रहा है तो उसमें नुकसान तीसरे का होना चाहिए क्या? नहीं चलेगा. देखो ध्यान से, A holds lease from B, ठीक है, terminable on 3 months notice. C an unauthorized person gives a notice of termination to A. चलेगा क्या? कौन देगा इसको नोटिस? B देगा ना, ठीक है. द नोटिस कैनॉट बी रेटिफाइड बाय बी एज टू बाइंडिंग ऑन ए, क्योंकि नोटिस किसने दिया है? सी ने दिया है. सी क्या ऑथराइज पर्सन है? नहीं. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज अफेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम. अच्छा, अप्रूव करने के बाद एकदम लास्ट में तुम उसको रेटिफाई कर रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन होना चाहिए. मतलब क्या? दूसरी पार्टी को पता भी होना चाहिए कि भाई ये इसने अप्रूव कर लिया है. एंड लास्ट क्या बोला है? एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड. मतलब एक्ट टू बी रेटिफाइड शुड बी नॉट वॉइड और इलीगल. बराबर? इलीगल काम या वॉइड काम के लिए तुम कोई भी रेटिफिकेशन दोगे वो भी कैसा होता है? वॉइड ही होता है. अंडरस्टूड गाइस? पक्का? इसमें देखो लास्ट के 3 में तो सिर्फ हेड पॉइंट लिख देना तो भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा. हेडिंग क्या दोगे? ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन. स्टार्ट राइटिंग.
सारे लिखे हेड पॉइंट्स, लास्ट के 3 तो सिर्फ हेड पॉइंट लिखने। कितने पेजेस लिखा तुम लोगों ने? मुझे लगता है 100 के ऊपर ही लिखा हुआ है ना। ये हो गया। लास्ट पॉइंट लिख लो। अरे बस रे मत भी ना, हो जाएगा कल तक हो जाएगा काम, ठीक है। फिर परसों से अपन क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। परसों क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा, और मंडे या ट्यूजडे में कंपनी लो। मुझे 20 तारीख में ट्यूजडे जाना है, मंडे अच्छा
थोड़ा बोलना बात में शादी करो ना भाई, कोई मेरे सर्कल ऑफर से झालं का? चलो, तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा एजेंसी में, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने समझा व्हाट इज एजेंसी। तो एजेंसी मतलब एक रिश्ता होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। वो अगर दो टेस्ट कंप्लीट करता है, कौन सा टेस्ट? पहला तो कि वो प्रिंसिपल को आंसरेबल बनाता है एंड ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल विथ थर्ड पार्टीज, ठीक है। एंड दूसरा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में वो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, सो इन दैट केस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इज दिस क्लियर? फिर अपन ने देखा था इसमें अपॉइंट कैसे हो सकता है, कौन एजेंट बन सकता है? एनी पर्सन अदर देन अ माइनर और एन अनसाउंड माइंड, ठीक है। कंसिडरेशन जरूरी है क्या एजेंसी में? नहीं। क्रिएशन ऑफ एजेंसी अपन ने देखा कि या तो कैसी एजेंसी होती है, एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड होती है। अच्छा, एक्सप्रेस मतलब क्लियरली बोल दिया बाय स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, एंड इम्प्लाइड मतलब क्या? इट इज बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। फिर हम लोग ने देखा इम्प्लाइड में देयर आर मोर कैटेगरीज। सबसे पहले अपन ने देखा एजेंसी बाय एस्टॉपल, इसके कुछ ये एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब वो माना जाएगा। फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी, उसके बाद एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट आता है। एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब रैटिफिकेशन वैलिड कब होगा, उसके कुछ कंडीशन है। सबसे पहले बोला है कि रैटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। दूसरा बोला है नॉलेज होना चाहिए फॉर अ वैलिड रैटिफिकेशन। तीसरा क्या बोला है? पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रैटिफाइड होना चाहिए या डिसोन होना चाहिए, ऐसा आधा अधूरा नहीं चलता। एंड रैटिफिकेशन कैन नॉट इंजर द थर्ड पर्सन, इट मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, कम्युनिकेट करना पड़ता है। एंड लास्ट में क्या बोला है? एक्ट टू बी रैटिफाइड मस्ट बी वैलिड, मतलब इलीगल काम का कोई भी रैटिफिकेशन नहीं किया जाता है। समझ में आया? अब तक हम लोग ने एजेंसी में इतनी चीजें पढ़ी है। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ध्यान से सुनना, एजेंट की अथॉरिटी कब कब एक्सटेंड हो जाती है। एक तो होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एजेंट की क्या अथॉरिटी है, एंड इमरजेंसी में एजेंट की क्या अथॉरिटी है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एजेंट की अथॉरिटी क्या होगी? जो काम उसको करने दिया वही करेगा ना। So an agent having authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such। समझ में आया क्या? सारे के सारे लॉफुल काम वो कर सकता है। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हर्ष को बोला तू मेरा एजेंट है, तुझे एक साल में 5 लाख साबुन बिकवाने हैं, उसके लिए वो सारे लॉफुल काम कर सकता है। वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है, वो बार्गेन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एजेंट की अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या आएगा? मतलब अगर वो प्रिंसिपल को, जैसे मुझे लॉस से बचाने के लिए वो कोई एडिशनल एक्सपेंसेस या कुछ भी कर सकता है, वो कब हो सकता है? सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है। अब कौन सी कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? सबसे पहले एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन और हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। सबसे पहले अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कम्युनिकेट करने की, तब जाके वो इमरजेंसी वाला पावर्स यूज कर सकता है। दूसरा, देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनाइट कमर्शियल नेसेसिटी टू फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली, मतलब जरूरत, असली में जरूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फालतू रीजन से उसने इमरजेंसी वाली पावर्स एक्सरसाइज कर ली। तीसरा, एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब उसने जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में काम किया वो गुड फेथ में होना चाहिए, एंड साथ ही साथ वो प्रिंसिपल के बेनिफिट में होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब मैं, हमारे एग्जाम्पल में हर्ष इज एजेंट एंड आई एम द प्रिंसिपल।
एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस। जो भी वो काम कर रहा है वो रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है। एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल विच आर सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है अथॉरिटी ऑफ एजेंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर इमरजेंसी। देखो ना एक एग्जांपल देखो, ए कंसाइंस पेरिशेबल गुड्स टू बी एट श्रीनगर। पेरिशेबल मतलब क्या? जिसका शेल्फ लाइफ कम रहता है। विद डायरेक्शंस टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट तमांडू, ठीक है, काठमांडू होगा शायद। बी में सेल द गुड्स इफ दे बिगेन टू पेरिश बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। अब वो बीच रास्ते में भी उसको बेच सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग ने कभी नोटिस किया है, कभी कभी सब्जियां जो आती है, अगर ट्रक बहुत देरों तक खड़ा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, नजदीक के किसी गांव में सारा सब्जी बेच देते हैं, क्योंकि शहर तक आते आते शायद सब्जी पूरा ही खराब हो जाए। तो पूरा नुकसान होने के बदले वो क्या करता है, उसको कम भाव में भी कभी कभी बेच देता है। तुम नोटिस नहीं करते सब्जी वाले रात को जब वाइंड अप करते तब एकदम सस्ते में देते? क्यों देते? क्योंकि कल अगर वो लोग बेचने जाएंगे शायद पूरा ही खराब हो जाएगा। जीरो प्रॉफिट, बराबर। जीरो प्रॉफिट क्या? जीरो कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे लोग क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो इसको लिखो, एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी।
चलो डन डन विद दिस। अभी आगे जो है ना वो अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। सब एजेंट्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज एंड पर्सनल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज एंड रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ये एजेंसी भी कंप्लीट। ठीक है, चलो सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।